ऑलराइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। उसके पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं जो आप सभी को फॉलो करने हैं बेटा, ठीक है। और कोशिश करें इनको फॉलो करते हुए भी आप साल भर पढ़ाई करें। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो रिलेटेड है, आप जब आप लाइव क्लास में पढ़े तो कैसे पढ़े। जब मैं किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी प्रकार का मैसेज चैट बॉक्स में टाइप नहीं करें। आपका ध्यान होना चाहिए पूरी तरीके से मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सुनने में, ठीक है। ठीक है क्या? जब आपसे पूछा जाए केवल तभी आपको जवाब देना है, केवल तभी आपको लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं टाइप करना है, अदरवाइज आप फोकस नहीं होंगे और ढंग से समझ नहीं पाएंगे। क्लियर? रूल नंबर 2, होमवर्क, ठीक है। आपको मैं जितना होमवर्क दे रहा हूं, जहां होमवर्क दे रहा हूं, जितना कहा जाए उतना ही करना है। मैंने कहा आज 10 प्रॉब्लम तो 10 प्रॉब्लम करने हैं, आज 20 तो 20 करने हैं, ठीक है। उन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप सबके पास अभी एक होमवर्क कॉपी सेपरेट होनी चाहिए, राइट। एक होमवर्क कॉपी सेपरेट होनी चाहिए। एक बच्चे की लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी का दिन कब होता है, कब वो सबसे ज्यादा हैप्पी होता है? जब वो देखता है कि मॉड्यूल के सभी पन्नों में लाइन से टिक लगा है। मेरे पास मॉड्यूल है, आप मॉड्यूल के सभी पन्नों को पलटिए और सभी सवालों में लाइन से टिक लगा हो। यकीन मानिए उस दिन उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा क्या होगा। उसे दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास होता है कि मैंने साल भर मेहनत करी है, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। सो व्हाट आई वांट कि आप सब एक सेपरेट नोटबुक बनाएं होमवर्क कॉपी की, जहां आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है पूरा का पूरा मॉड्यूल जो आपके बीपीएमएस अकाउंट पे अवेलेबल है, मॉड्यूल का एक एक सवाल, एक एक सवाल आपको उसी होमवर्क कॉपी में करना है। आपको अपना प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर? तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक एक सवाल चाहिए। आप मुझसे वो सारे सवाल नहीं बनते, ऐसा कोई बच्चा ऐसे कोई सवाल नहीं बनता। मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछो, मुझसे आप कॉल करके पूछो, लेकिन मुझे एक एक सवाल उस नोटबुक में चाहिए, ठीक है। एक एक सवाल उस नोटबुक में चाहिए, राइट। तीसरी बात, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है ना। हर चैप्टर का अपना एक नेचर होता है। जिनको बुक नहीं मिली है बेटा, आपके बीपीएमएस अकाउंट पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा मॉड्यूल का, जहां से मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। और पहले अपने को मॉड्यूल ही सॉल्व करना है, राइट। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। सिखाना कैसे है, सोचना कैसे, वो मेरा काम है, आपको बस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्या हम लास्ट क्लास में ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे? क्या लास्ट क्लास में हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे? ऑल राइट, ये सवाल हो चुका है, ये सवाल हो गया था। ऑल राइट, इसका आंसर है 4, है ना। इसका आंसर है 4। ये सवाल अपन ने डिस्कस कर लिया था, यस और नो बेटा? फाइन। तो इसके बाद है अपने सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सवाल हो गया था कि करना था डिस्कस? ओके, ये भी डिस्कस हो गया था, कंफर्म। इसका आंसर है 11.2 लीटर। क्या किसी बच्चे को इस सवाल में कर लेते हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सभी लोग, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब मैसेज टाइप करना बंद करें, सब लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। एक गैस का वेपर डेंसिटी गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछा है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस एट एसटीपीएस। हमसे वॉल्यूम पूछा है 11.2 ग्राम का, राइट। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखो अपन कैसे सोच रहे हैं जरा वो सुनिएगा। ये ओरली है लेकिन मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो है 11.2। तो आप यहां से सिंपली इसका फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, और जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो कितना आया? 22.4। मतलब हम समझ गए कि यार इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 22.4 है। मतलब अगर इसका 1 मोल लेते हैं, ये सारे थॉट्स मन में है, ठीक है। अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो उसका वेट 22.4 ग्राम होगा और उसके द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। लेकिन इस सवाल में ये 22.4 ग्राम नहीं है, ये 11.2 ग्राम है। मतलब जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे आधा वेट है, मतलब ये 1 मोल नहीं, हाफ मोल है। तो जब हाफ मोल है तो हाफ मोल का भी जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है वो कितना होगा? 11.2 लीटर। 1 मोल का
22.4 लीटर, हाफ मोल का 11.2 लीटर। ठीक है, यह था अपना दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल है, शायद इस सवाल को अपन ने नहीं किया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिया था। ऑलराइट, हमने कुछ होमवर्क में सवाल दिया था, फाइन, मैं उसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। उसके पहले आप सब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, न्यूमेरिकल का खेला शुरू हो चुका है, आप सबके पास नोटबुक और कॉपी होनी चाहिए, आप सबको सवाल अटेम्प्ट करना है। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिक्विड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यार किसी बच्चे ने आंसर लिखा है 18 ml। बेटा सोचिए, एक मॉलिक्यूल 18 ml का होता तो पानी पीना कितना मुश्किल होता। एक मॉलिक्यूल 18 ml का होता, इमेजिन करो, यहां पानी भरा, ये 18 ml का एक मॉलिक्यूल होता, तो शायद अपन उससे निकल ही नहीं पाते। .4 का लॉजिक क्या है? कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं 22.4। यार ये H2O लिक्विड लिखा है, H2O लिक्विड है तो 22.4 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। दुनिया में किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ये तब तक सच होता है जब तक वो गैसियस सब्सटेंस होता है और कंडीशन एसटीपी की होती है। चलिए, समय समाप्त। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने गलत दिया है, सबका ध्यान स्क्रीन पे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिक्विड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिक्विड। ऑलराइट, मैंने क्या सोचा यार, अपने से एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा है, एक मॉलिक्यूल का। हमें पता क्या है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। कहने का मतलब है कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18। इसका मतलब यह है 18 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 18 ml। क्या आप सोच पा रहे हैं मेरे साथ? हम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो अपन इससे रिलेट कर रहे हैं जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम का मतलब है 18 ml, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो अपन ने पता कर लिया कि 18 ग्राम का यानी कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो है 18 ml। सो आई कैन से Na वाटर मॉलिक्यूल्स। Na क्यों? अरे Na ही तो 1 मोल होता है। Na वाटर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो है 18 ml। सवाल हमसे Na वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं पूछा है, सवाल हमसे एक मॉलिक्यूल का पूछा है, तो मैं कहूंगा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा 18/Na ml। गॉट इट? अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये जो सवाल है इसका आंसर तुरंत आना चाहिए। Calculate vapor density of a gas whose 5 gram occupies a volume of 2.8 liter at STP. Calculate, बहुत अच्छे, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, लाइन से सही आंसर आ रहा है। तेजल बेटा का आंसर गलत है। Calculate the vapor density of gas whose 5 gram occupies a volume of 2.8 liter at STP. बहुत अच्छे, सबका आंसर आ चुका है। मैं इस सवाल को डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा कैसे करेंगे। सबका आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। देखिए यार, अपन कैसे सोच रहे हैं, मैंने आपसे कहा था याद करो 22, मैं फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं यहां से एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाह रहा हूं ताकि आप धीरे 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 इस थॉट में ढले। ठीक है, ऑब्वियसली मैं इस सवाल को सिंपल फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूं। कैसे?
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2.8 अपॉन 22.4। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप ऐसे ना सोचो, इसको आप ऐसे सोचो। कैसे, जरा सुनिएगा ध्यान से। आपको मैंने ये तो कल याद कराया था कि 22.4, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, 22.4 का मतलब है 1 मोल। 22.4 का आधा 11.2, मतलब ये भी होगा आधा, हाफ मोल। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। 11.2 का आधा 5.6 यानी कि 1/4 मोल। 5.6 का आधा 2.8 यानी कि 1/8 मोल। तो ये बात तो पक्की है कि जो 2.8 लीटर है, जो 2.8 लीटर है, ये जो 5 ग्राम है, ये 1/8 है। क्लियर। हम वेपर डेंसिटी पता करना चाहते हैं, तो अपने को वेपर डेंसिटी का तुरंत फॉर्मूला याद आता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। काश मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता, वेपर डेंसिटी तुरंत आ जाता। तो मॉलिक्यूलर वेट पता कैसे करें? काश हमें 22.4 लीटर का वेट पता होता, काश हमें 22.4 लीटर का वेट पता होता, वही तो मॉलिक्यूलर वेट होता। तो बेटा 2.8 लीटर है 5 ग्राम, तो 2.8 को मल्टीप्लाई कर दे 8 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दे 8 से, तो कितना होगा 22.4 लीटर, यानी कि कितना ग्राम, 40 ग्राम। यानी कि 22.4 लीटर का वेट कितना है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। सवाल क्या हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट? नहीं, सवाल हमसे क्या पूछा है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मतलब 40 अपॉन 2 मतलब 20। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैंने दूसरे फॉर्मूले वाले तरीके से बताया, जरा सब लोग सुनिएगा। ये तो सोच का एक तरीका था, जिनको क्लिक कर गया बहुत अच्छी बात, ऐसे मैं बताते चलूंगा क्लिक करेगा। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, ठीक है, सब लोग देखिएगा। मुझे वॉल्यूम पता है, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2.8 अपॉन 22.4, डिवाइड तो कर लोगे ना, नंबर ऑफ मोल आ गया 1/8, 5 ग्राम है। क्लियर। तो मतलब 2.8 लीटर जो है ये 1/8 मोल है, मतलब 5 ग्राम जो है ये 1/8 मोल है। क्लियर। 1/8 मोल इज 5 ग्राम, तो 1 मोल इज हाउ मच ग्राम, 40 ग्राम। 1 मोल का जो वेट होगा भैया यही तो होगा मॉलिक्यूलर वेट। सवाल हमसे नहीं पूछा है मॉलिक्यूलर वेट, सवाल हमसे पूछा है वेपर डेंसिटी व्हिच इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, बोले तो 40 अपॉन 2, बोले तो 20। अभी समझ में आ गया ना। मैंने सवाल को फॉर्मूले से भी करके बताया, मैंने आपको यह भी कहा कि बेटा ये सोच के चलो कि 2.8 मतलब 1/8 मोल है। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। ऑल राइट, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। जिनको ऑडियो क्लियर नहीं आ रही वो अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करते रहे, मात्र यही एक सॉल्यूशन है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 1 mole of N2 at NTP. Calculate the density of 1 mole of N2 at STP. अपने से डेंसिटी पूछा है, किसका, नाइट्रोजन का। कितने का, 1 मोल का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 मोल का मास पता करो, 1 मोल का वॉल्यूम पता करो, दोनों को डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएगा। ऑलराइट, वेरी वेरी सिंपल, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आया है और सॉल्यूशन आपके सामने है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 28, वॉल्यूम कितना 22.4, अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.25 ग्राम पर लीटर। क्या किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? हमें डेंसिटी निकालना था और डेंसिटी का मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम किया, डेंसिटी आ गया। सो सिंपल, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगले सवाल का जवाब सबसे पहले सही कौन देता है। क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? अगले सवाल के लिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे सही
Calculate the number of moles of H2SO4 that contains 0.08 moles of oxygen atom. Calculate the number of moles of H2SO4. बहुत बढ़िया, ज्योति ने जल्दबाजी में गलत आंसर दे दिया, एक डेसिमल इधर उधर शिफ्ट हो गया है। सबसे पहला सही आंसर है अदिति गुप्ता का। बहुत अच्छे, सही देना और सबसे पहले आंसर देना ये अपने आप में बड़ी बात है। Calculate the number of moles of H2SO4 that contains 0.08 moles of oxygen atom. जिन बच्चों को यह सवाल स्ट्राइक नहीं किया, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आता। जिन बच्चों को स्ट्राइक नहीं किया उनके लिए लिसन केयरफुली, ठीक है। सबसे पहले अपन एक H2SO4 को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम H2SO4 के एक मॉलिक्यूल को देख के ये कह सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 H2SO4 मॉलिक्यूल। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो एक मोल में 4 मोल एटम। तो हम इसे यह भी कह सकते हैं कि 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो एक मोल में 4 मोल। मोल से मल्टीप्लाई इधर किया, मोल से मल्टीप्लाई इधर किया, तो अपन कह सकते हैं अब ऐसा कि 4 मोल ऑक्सीजन जब जब होता है तब तब 1 मोल H2SO4 होता है, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन जब जब होगा तब तब 1/4 मोल H2SO4 होगा। हमारे पास ऑक्सीजन का मोल है 0.08, तो बताओ कितने मोल ऑफ H2SO4? 1/4 इंटू 0.08 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02 मोल ऑफ H2SO4। 0.02 moles of H2SO4, yes or no? बहुत अच्छे। कितने बच्चों से सवाल बन गया था? हाथ खड़े करें। कितने लोगों से सवाल बन गया था? हेलो, कितने लोगों से सवाल नहीं बना था? वो लोग हाथ खड़े करें। कितने लोगों से सवाल नहीं बना था? कितने लोगों से यह सवाल नहीं बना था? ऑल राइट, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर फिर से रिपीट करें। मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कहता हूं, बेटा जरा सुनिएगा, प्लीज लिसन केयरफुली। अब टाइप नहीं करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दैट कंटेन्स 0.08 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सवाल हमसे कह रहा है कि सोचो कितने H2SO4 के मोल होंगे जिसमें ऑक्सीजन के 0.08 मोल हो। यह कुछ ऐसा सवाल है कि मैं आपसे ऐसे कहता, मेरे पास ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो सोचो H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? आप बोलोगे एक। मैं आपसे कहता ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो सोचो H2SO4 कितने होते? आप कहते एक। मैंने कहा सोचो ऑक्सीजन के 8 एटम हैं, तो अब H2SO4 कितने? 2। तो अब सवाल 4-8 में ना बोल के 0.08 बोल रहा है। क्लियर? तो उसे अपन ने कैसे रिलेट किया? ऐसे कि 4 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 H2SO4 मॉलिक्यूल। जब इसे हम मोल में बात करते हैं तो कन्वर्ट हो गया मोल में, इन मोल्स। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल H2SO4। क्या किसी बच्चे को इस लाइन में डाउट है? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल H2SO4। 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल H2SO4। अब बताओ 4 मोल 1 मोल में, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल H2SO4 में? 1/4।
तो 0.08 मोल ऑक्सीजन कितने मोल H2SO4 में? 1/4 इंटू 0.08, आंसर आ गया 0.02। न्यूमेरिकल एक आदत है, न्यूमेरिकल एक आदत है, और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट लेने के पीछे वजह यही थी कि जिस दिन आप मॉड्यूल के एक एक सवाल लगाएंगे, जो कि मैं लगवाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल के प्रति आपका इंटरेस्ट होगा ना, वो एक अलग होगा। मोल कंसेप्ट न्यूमेरिकल से भरा है, और यहां से आपकी जो लत लग जाएगी न्यूमेरिकल की, मजा आ जाएगा बाकी चैप्टर पढ़ने में। ऑलराइट, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ऑलराइट, अभी सवाल नहीं है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। मैंने लास्ट क्लास में आपको 3 सवाल दिए थे, जो मैं लास्ट क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो स्लाइड कहीं इधर उधर होगी तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो होमवर्क दिए थे, अगर किसी को डाउट है मैं डिस्कस करूंगा, अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, ठीक है, लिखना नहीं है, अगर लिखना है तो थोड़ा बहुत लिखते रहे, ध्यान से सुनेंगे। ऑलराइट, अभी तक हमने समझा मोल क्या होता है, मोल का मतलब क्या है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या है। जब हम किसी भी एटम का मास मेजर करते हैं, या हमें जो याद है वो एक्चुअल में रिलेटिव ही है, और उसे एक्चुअल में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया। फिर अपन आ गए, वहां से आगे बढ़े तो वेपर डेंसिटी वगैरह और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, राइट। अभी तक हमने जितने न्यूमेरिकल किए, यहां पे एक चीज मिसिंग है, वो है कि अभी तक हमने कहीं पे परसेंट की बात नहीं करी। और मेडिकल का बच्चा जिसे न्यूमेरिकल से डर लगता है, उसे तो जैसे ही सवाल में परसेंट आ जाए चक्कर आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। जब अपन परसेंटेज कंपोजिशन को समझेंगे, और यहां पे देखना, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक कैसे इसका मेन आइडिया क्या है और कैसे हम सोचेंगे। अगर आपने परसेंटेज को मेरे तरीके से सोचना स्टार्ट किया, तो मोलैरिटी वाले जो सवालों में आपको दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन समझना है तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि आखिर परसेंट निकलता कैसे है। मान लीजिए आप सब स्कूल में थे, वो याद करिए स्कूल के दिन जब सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था। तो इमेजिन करिए कि पेपर हुआ, एक सब्जेक्ट जिसमें टोटल मार्क्स थे 100, ठीक है, और एक बच्चे के 100 में से आ गए 95 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे? 100, और ऑब्टेन मार्क्स कितने आए? 95। अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि बताओ उस बच्चे के जिसके आउट ऑफ 100 95 मार्क्स आए, बताओ उसके कितने परसेंट हैं, तो मुझे 101% यकीन है सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब देंगे, 95%। देखो यार, यहां कितना जल्दी आपने आंसर दिया। और मैं सच बताऊं, मैंने आपसे पूछा कि 100 में से 95 आए तो बताओ कितने परसेंट आएंगे, तो आप सबने कहा 95%। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ लेता क्या फॉर्मूला लगा के निकाला, तो शायद तब आप नहीं बता पाते, क्योंकि आपने इसे इतना फील कर लिया है। कुछ बच्चे फॉर्मूले से नहीं बता पाते कि बेटा आपने इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया परसेंट का, तो शायद आंसर नहीं आ पाता। ऐसा होता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। तो यहां पे अगर अपने को परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने का रूल है, हमने जो पाया कितना पाया? 95। हमने जो पाया या जो पूछा गया है अपॉन टोटल, हमने जो पाया या जो पूछा गया है अपॉन टोटल इंटू 100, यही होता है परसेंटेज, यही होता है परसेंटेज। मतलब आप तो दिमाग में एक रूल बना लो कि जब कभी परसेंट पूछेगा तो अपने को सोचना है किसका परसेंट पूछा है, अपॉन टोटल इंटू 100। किसका परसेंट पूछा है? अपॉन टोटल इंटू 100। बस फर्क इतना है, आज केमिस्ट्री में हम मार्क्स का परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेट परसेंटेज। गैसियस सैंपल में, किसी केमिकल रिएक्शंस में, सॉल्यूशन में नहीं। अगर सिंपली परसेंट लिखा है तो आपको समझ जाना है वो वेट परसेंटेज है, ठीक है, सॉल्यूशन में नहीं। अगर सिंपली लिख दे परसेंटेज कंपोजिशन, ये जो हेडिंग लिखी है परसेंटेज कंपोजिशन, कहीं ना कहीं इसका मेरा मतलब है वेट परसेंटेज, ठीक है। तो इमेजिन करिए मेरे सामने एक CO2 का मॉलिक्यूल है और CO2 के 1 मोल है। मैंने ऐसे कहा, इमेजिन करिए मेरे पास CO2 का मॉलिक्यूल है और उसके 1 मोल है। एक मॉलिक्यूल नहीं है, उसके 1 मोल है। 1 मोल है मतलब 44 ग्राम है।
1 मोल है मतलब 44 ग्राम है, 44 ग्राम CO2 का है। तो बेटा उसमें कुछ योगदान कार्बन का भी है और कुछ योगदान ऑक्सीजन का भी है। मैंने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो आप क्या कहेंगे, जो पूछा है उसका अपॉन टोटल इंटू 100। वेट परसेंटेज पूछा, वेट परसेंटेज पूछा तो जिसका वेट परसेंटेज पूछा उसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज पूछा तो जिसका पूछा उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल इंटू 100। मोल परसेंटेज पूछा तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल इंटू 100। ये परसेंटेज का फील है। जब कभी परसेंटेज निकालना है तो जिसका पूछा है उसका परसेंटेज, आप उसका वेट, उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल इंटू 100। मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी केमिकल स्पीसीज में अगर आपको किसी का भी वेट परसेंटेज निकालना है तो जिसका पूछा है उसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100। यहीं पे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो ये होता H2O2, क्या होता H2O2। अब आपसे मैं कहता बेटा व्हाट इज द वेट परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या कहते हैं सर, जिसका पूछा है उसका क्या पूछा है, वेट परसेंटेज, जिसका पूछा है उसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100, जिसका पूछा है उसका वेट अपॉन टोटल इंटू 100, यस और नो। तो मैंने किसका वेट परसेंटेज पूछा है, हाइड्रोजन का, तो किसका वेट लिखूं, हाइड्रोजन का। मेरा सवाल आप सबसे है, आपको बताना है कि मैं यहां पे एक हाइड्रोजन का वेट लिखूं कि दो हाइड्रोजन का वेट लिखूं। मैं यहां पर एक हाइड्रोजन का वेट लिखूं कि दो हाइड्रोजन का वेट लिखूं। आप सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दो हाइड्रोजन का वेट लिखूं, मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इनटू उसकी एटॉमिसिटी। ये जो नंबर है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, राइट। इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिसिटी। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी, 2, तो एटॉमिक नंबर कितना, 1 इंटू 2, या ऐसे सोचो कि जितने एटम है सबका वेट लिखना पड़ेगा तब ना उसका टोटल वेट आएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना, 34 इंटू 100। अगेन आज भी रूल वही है, जब कभी किसी का वेट परसेंटेज पूछा है, जब कभी किसी का वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है, जब कभी किसी का कुछ भी परसेंटेज पूछा है, तो जिसका पूछा है उसका अपॉन टोटल इंटू 100। ये फील आया, ठीक है सर। ऐसे करके हम लोग वेट परसेंटेज निकालेंगे। मैं आपको ये फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कितना बेसिक है, ये उतना ही बेसिक है जितना कि आप मार्क्स का परसेंटेज निकालते थे। तो अपन अगर इसको एक फॉर्मूले की शक्ल दें तो हमारे सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन चाहें यहां पे एक फॉर्मूला बना लें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी, एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। सही है क्या। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, इस फॉर्मूले को इसी बेसिक कॉमन सेंस तो बनाया। H2O2 का एटॉमिक वेट हाइड्रोजन निकालना था तो 1 इंटू एटॉमिसिटी 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का, ये बन गया फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। आप सब जहां बैठे हैं वहीं पे एक बार जोर जोर से बोलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बोलेंगे तेज तेज से, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। क्लियर, फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और हमें कैसे सोचना है वो भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो समझने के लिए अपन आते हैं, तो अपने सामने फॉर्मूला आ चुका है, जिसको कॉपी में लिखना हो लिख ले, परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ये तो फॉर्मूला है,
जो आप सबको याद हो जाएगा, अभी कुछ देर में याद हो गया होगा। किस प्रकार से बेसिक परसेंटेज से हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। अब मैं और क्या बताना चाहता हूं, उसके लिए अपन कुछ एक सवाल करते हैं। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सवाल जिसका आंसर आप सब दे सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप सबके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है, फटाफट सभी लोग मुझे इसका सही जवाब देंगे। डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस। मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, मैं यहां पे मास परसेंटेज ना कह के लिखता परसेंटेज कंपोजिशन, तब भी आपको यही समझना होगा कि अपने से मास परसेंट ही पूछा है, अपने से वेट परसेंट ही पूछा है। ऑफ ईच एलिमेंट इन Fe2SO4 होल थ्राइस, जिनको Fe का एटॉमिक वेट नहीं याद है मैं बता दूं 56, अब तक 56 आयरन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अपने को बताना है परसेंटेज कंपोजिशन एक एक एलिमेंट का। सबसे पहले आयरन का निकालिए, सबसे पहले आयरन का परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, कितना होगा। एटॉमिसिटी ऑफ आयरन कितनी है बेटा, 2 इंटू, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग प्लीज सुना करें, एटॉमिसिटी 2 इंटू एटॉमिक वेट 56 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, Fe2SO4 होल थ्राइस है ना, तो 56 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन 4 इंटू 3, मतलब 64 इंटू 3, इसे ऐड करेंगे तो आएगा ये 400, राइट। तो यहां से अपने पास आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आयरन कितना आ गया, 28%। क्या किसी को डाउट है इसमें, ये बेसिक फॉर्मूला लगाना सबको आ गया, क्या किसी को डाउट है इसमें। ऑलराइट, अगला परसेंटेज कंपोजिशन है सल्फर का, फिर से वही फॉर्मूला, एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, या मेरी भाषा में जिसका पूछा है उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, जिसका पूछा है उसका वेट, सल्फर का पूछा है सल्फर का एटॉमिक वेट 32, कितने हैं 3 इंटू 3 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट 400। क्लियर। उसी प्रकार से नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितनी, 12, कैसे 4 और 3, तो 4 से 12 मतलब कितना ऑक्सीजन है 12, 12 into 16 upon 400, this comes out 48%, this comes out 48%, राइट। क्या किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है, नहीं है, फाइन। मैं यहां पे आपसे कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि बेटा जैसे मान लीजिए कुछ देर पहले आप सबको जवाब देना है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कुछ देर पहले मैंने लिखा था H2O2, है ना, मान लीजिए C6H6 है, मान लीजिए CO2 है। मेरा सवाल ये है, ये जो एटम्स की एटॉमिसिटी है, ये जो एटम्स की एटॉमिसिटी है, हेलो हेलो हेलो, मैं कुछ और बात कर रहा हूं, सबका ध्यान इधर चाहिए, फिर से सवाल समाप्त। ये जो एटम की एटॉमिसिटी है, अगर वो ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा कि कम होगा। ये जो एटम की एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी जितनी ज्यादा तो मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा, स्वाभाविक सी बात है। एक सल्फर होगा तो 32, दो सल्फर होगा 32 इंटू 2, तीन सल्फर होगा 32 इंटू 3, जितना ज्यादा एटॉमिसिटी होगा उतना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ऑलराइट, तो अगर मुझे किसी सवाल में पूछता है कि उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, अगर किसी सवाल में पूछता है उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए एटॉमिसिटी को मैं कितना रखूं, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम, तो मैंने कहा एटॉमिसिटी होनी चाहिए मिनिमम, एटॉमिसिटी होनी चाहिए मिनिमम, तो एटॉमिसिटी मिनिमम कितनी, एक बच्चे ने कहा 0, अरे बेटा 0 होगा तो एटम ही नहीं होगा ना, तो कम से कम एक तो होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए। मतलब अगर किसी सवाल में कहता है कि अपने को मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहा है, तो समझ जाना उस फला एलिमेंट की एटॉमिसिटी है 1। क्लियर। सबसे पहले आपको मैंने परसेंट का मतलब बताया, फिर मैंने परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला बताया, फिर मैंने कहा कि एटॉमिसिटी जितनी मिनिमम होगी मॉलिक्यूलर वेट उतना मिनिमम होगा। इसी तर्ज पे आपके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। अगला सवाल,
a metal M, a metal M forms a metal carbonate M2CO3. एक मेटल है वो M2CO3 कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, ठीक है. If the carbonate contains 48% oxygen by mass, if the carbonate contains 48% oxygen by mass, then determine the atomic weight of metal. अरे मेटल का एटॉमिक वेट पूछा है भाई, 100 आंसर क्या दे रहे हैं तनिष्का बेटा? 100 आंसर क्यों दे रहे हैं? आपसे एटॉमिक वेट ऑफ मेटल पूछा है. बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, लाइन से सही आंसर आ रहे हैं. सबसे पहले सही आंसर दिया पूजा, पूजा सिंह ने सबसे पहले सही आंसर दिया. आंसर क्या है बताता हूं. A metal M forms metal carbonate M2CO3 if the carbonate contains 48% oxygen by mass, then determine the atomic weight of metal. Then determine the atomic weight of metal. एक तरीका है फॉर्मूले से और एक तरीका जो मैं कह रहा हूं सब लोग सुनिएगा प्लीज. आप सभी टाइप करना बंद करें, आप सभी टाइप करना बंद करें. लिसन केयरफुली. सवाल कह रहा है एक मेटल M है, ठीक है साहब, उसका कार्बोनेट बना M2CO3, ठीक है सर. ये जो M2CO3 है इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो है 48%, ठीक है सर. मैंने ध्यान से इस कार्बोनेट को देखा M2CO3 को. ये जो M2CO3 है अगर M2CO3 का 1 मोल होता, अगर M2CO3 का 1 मोल होता तो उसमें ऑक्सीजन 16 इंटू 3 यानी कि 48 ग्राम होता. ये जो M2CO3 है, मैं एक नए तरीके सवाल को डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली. ये जो M2CO3 है अगर इसका 1 मोल होता तो ऑक्सीजन उसमें 48 ग्राम होता. क्लियर? अपन ने क्या सोचा यार, मतलब ये जो कार्बोनेट है ऐसा है कि इसमें जो 48 ग्राम है वो 48% है, यानी कि इस फला कंपाउंड में जो 48% है वो 48 ग्राम है. जो 48% है वो 48 ग्राम है, यानी कि जो 1% है वो 48 अपॉन 48 ग्राम यानी कि 1 ग्राम है. मतलब जो 100% है वो 100 ग्राम है. अरे इस मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो 100% ही तो होगा. हम लोग जब कभी किसी का परसेंट निकालते हैं तो दूसरे को 100 मान के निकालते हैं, वो 100 के इक्विवेलेंट है, ठीक है. तो M2CO3 का जो टोटल मास है, मतलब जो 100% है वो कितने ग्राम है? 100 ग्राम. मैं चाहता हूं आप परसेंट को ऐसे भी फील करो. M2CO3 का 1 मोल यानी कि 48 ग्राम ऑक्सीजन दिख रहा है. तो अपन क्या सोच रहे हैं यार, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का जो भी वेट है, कितना वेट है? 48 ग्राम. तो ये 48 ग्राम किसके बराबर है? 48% के. तो 48 ग्राम ये मैं ओरली कर सकता हूं. 48 ग्राम 48% या 48% 48 ग्राम यानी कि 1% 1 ग्राम यानी कि 100% 100 ग्राम. मतलब ये जो M2CO3 है, ये जो M2CO3 है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हुआ? 100. सही है क्या? अब मुझे निकालना है M का एटॉमिक वेट. तो M का मान लेते हैं M. तो 2M प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 100. यहां से M की वैल्यू कितनी आ गई? 20. क्लियर? क्लियर? अब चाहे तो आप इसे ऐसे करो, चाहे तो फॉर्मूले से करो. सही बताऊं, ये सवाल मैंने सबसे पहला सिंपल सवाल दिया तो बच्चा कहता सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, करूंगी. यार इस नए परसेंटेज को सोचना स्टार्ट करिए, आपको आगे बहुत हेल्प होगी. यहां इस केस में फॉर्मूला आसान है. कैसे? मैं अभी से सवाल को फॉर्मूले से कर रहा हूं, सब लोग देखेंगे इधर राइट हैंड साइड में फॉर्मूले से कर रहा हूं. तो कैसे लिखूंगा? परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू, तो 48 परसेंटेज कंपोजिशन. जब मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं आप सबको लिखना नहीं, आप सबको सुनना है. परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू
ऑक्सीजन है तो 3 एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो बच्चा कहता है सर सिंपल आ गया, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 100, इतना आप क्यों कर रहे हैं? अरे इतना नहीं कर रहे हैं, यहां से आपको मैं सोचने का एक तरीका बता रहा हूं। क्लियर? क्या परसेंट को अपन ऐसे भी सोच सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ। देखते हैं अगला सवाल। इसी कंसेप्ट को मैं अगले सवाल में और बेहतर समझाऊंगा। आपके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 28% नाइट्रोजन बाय मास। कैलकुलेट द मिनिमम ऋतु बेटा ने बिल्कुल सही आंसर दिया सबसे पहले। कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 28% नाइट्रोजन बाय मास। Calculate the minimum molecular weight of a compound that contains 28% nitrogen by mass. मैं हर सवाल में एक टाइम देता हूं, आप सवाल को उसी टाइम में अटेम्प्ट करें। अगर सवाल आपसे नहीं बनता या आंसर गलत आता है या कुछ होता है, जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं तो प्लीज आप सवाल को सॉल्व नहीं किया करिए। ये सिंक्रोनाइजेशन है, इस तरीके से आप ढल जाइए। और खास करके वो लोग जो लोग नहीं सवाल कर पाते उनको ध्यान से सुनना है। मैं देख रहा हूं लाइन से बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है 5000। बेटा कैलकुलेशन एरर है, ढंग से करिए। कैलकुलेशन एरर ही नेगेटिव मार्किंग कराती है। जिनका ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा वो प्लीज अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें। ऑलराइट, चलिए इस सवाल को अपन करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं फॉर्मूले से। सबका ध्यान चाहिए, फिर से ध्यान चाहिए, लिखना बंद करें, अभी बहुत सवाल है। ओके, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है, पक्का एटॉमिसिटी 1 रखना है। तो दिमाग में एक चीज तो आ गई कि भैया इस सवाल का एटॉमिसिटी अपने को रखना है 1। परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। सो 28 इज इक्वल टू 1 इंटू 14 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो पता करना है इंटू 100। क्लियर है क्या? तो यहां से आपके सामने मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 50। बच्चा ऐसे में तुरंत आंसर निकालता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं आप ऐसे सोचो, क्योंकि आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप करो, मैं ये चाहता हूं। देखो अपन कैसे सोचेंगे, जरा सुनिएगा। आप सबका ध्यान चाहिए, हेलो, आप सबका ध्यान चाहिए। देखो अपन कैसे सोचे दूसरे तरीके से। ये पहला तरीका फॉर्मूला का बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब दूसरे तरीके से, यार ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, मतलब नाइट्रोजन तो 1 है, मतलब अगर 1 मोल है तो कम से कम 14 ग्राम है। अच्छा, मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 28% 14 ग्राम के बराबर है। ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 28% 14 ग्राम, अभी फील आ रहा है ना? 28% 14 ग्राम के बराबर ही, समझ में आ रहा है क्या? 28% 14 ग्राम के बराबर है। ऑल राइट, ऑल राइट। ये वही वाली बात है कि मैंने कहा एक बच्चे के आए 50%, एक बच्चे के आए 50%, तो कितने नंबर आए? आप बोलोगे 50। आप पूछोगे सर टोटल नंबर बताओ। एक बच्चे के आए 50%, तो डिपेंड करता है ना कितने में से 50% है यार। 100 है तब तो 50 नंबर है, 200 है तो वो 100 नंबर हो गया। वही वाली बात है। वो जो भी कंपाउंड है, जैसा भी कंपाउंड है, उसका जो 28% है वो 14 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब जो 1% है वो 14/28 ग्राम। इसका मतलब जो 100% है वो 100 इंटू 14/28 यानी कि 50 ग्राम के बराबर है। यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50 है। गॉट इट, गॉट इट। ऑल राइट, धीरे धीरे मजा आएगा, बस आपको सोच में ढलना है यार, तब आप न्यूमेरिकली ओरली करोगे। ठीक है, ढलोगे आप, बस कोशिश करते रहे, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। ऑलराइट, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इसको भी ओरली करें। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। इन अ ब्लड सैंपल
hemoglobin contains 0.56% by mass of iron. मतलब वो जो hemoglobin है उसमें आयरन का जो वेट परसेंटेज है वो है 0.56%. ठीक है. Then calculate minimum molecular mass of hemoglobin if atomic mass of iron is 56 AMU. Then calculate minimum molecular mass of hemoglobin if atomic mass of iron is 56 AMU. शानदार जवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साक्षी बेटा, बहुत अच्छे. आप हर बार आंसर सबसे पहले सही दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं. एक बच्ची है साक्षी, वो कई बार सबसे पहले सही आंसर दे रही है. तनिष्का वेरी गुड, आप भी कई बार आंसर दे रहे हैं सही. चलिए, इस सवाल को क्या ऐसा कोई है जिसने अटेम्प्ट नहीं किया? क्या ऐसा कोई है जिसने अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक? जिनका आंसर 100 आ रहा है उनकी कैलकुलेशन एरर है. परफेक्ट. अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक बार देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, जो देखिएगा. प्लीज सब लोग लिखना बंद करिए. फॉर्मूले से बताऊं कि फील मेथड से बताऊं? फॉर्मूले से बताऊं कि फील मेथड से बताऊं? फॉर्मूले से बताऊं कि फील मेथड से? चलिए देखिएगा जरा. हेमोग्लोबिन कंटेन्स, दोनों मेथड बताऊंगा. सबसे पहले फील बताता हूं. 0.56% बाय मास ऑफ आयरन, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास. अच्छा, मिनिमम है मतलब एक बात तो पक्की है कि आयरन उसमें एक है, मतलब वो मॉलिक्यूल ऐसा है. आयरन कितना है? एक. मतलब अगर 1 मोल होगा तो 56 ग्राम. वो मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसमें 56 ग्राम 0.56% के बराबर है. मतलब इतना ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर मास है कि 56 ग्राम 1% से भी कम है. समझ रहे हो? 56 ग्राम 0.56% है. यानी कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं 0.56% है 56 ग्राम, तो 1% है 56 अपॉन 0.56 ग्राम, यानी कि 100% कितना बच्चों? 10 की पावर 2 इंटू 100, मतलब आ गया 10 की पावर 4. कौन सा फॉर्मूला लगाया अपन ने? चलिए, जिनको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले लगा लेते हैं. परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. सभी वैल्यूज को पुट करेंगे. 0.56 इक्वल टू 1 इंटू 56, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, इंटू 100. सॉल्व करेंगे. m इक्वल 10 पावर 4. हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? अरे यार, एएमयू तो एटॉमिक वेट है ना बेटा. एएमयू एटॉमिक वेट है. वो तो एक एटम का बता रखा है, वो आपको समझना है कि एटॉमिक वेट है तो 1 मोल में कितना होगा. अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे. मैं चाहता हूं इस सवाल का आंसर आप सब दें यार, आप सब दें. बेटा, किसी भी एटम का, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, मैं सबसे डिस्कस कर लेता हूं. सर, आयरन का एटॉमिक वेट तो एएमयू में दे रखा है. अरे वो देने को कुछ भी दे, आपको तो अपना कॉमन सेंस लगाना है. एटम का तो एटॉमिक वेट एएमयू में ही होता है. एटम का एटॉमिक वेट तो एएमयू में ही होता है, क्योंकि एटॉमिक वेट रिलेटिव ही होता है. मैं एक बार ये सवाल आपको पढ़ के बता देता हूं. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड. Calculate the molecular weight of a compound that contains 3.5% sulfur by mass, and each molecule contains 4 atoms of sulfur in it. सभी मॉलिक्यूल में 4 सल्फर है. बहुत से एग्जैक्ट आंसर दिया है, एग्जैक्ट आंसर दिया है श्राया दास ने. बेटा कैलकुलेटर यूज मत करो, कैलकुलेटर यूज मत करिए घर पे.
इतना एक्यूरेट आंसर वही देता है जो कैलकुलेटर यूज करता है, वरना बच्चे जो खुद से सॉल्व करते हैं उनका आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आता। चलिए सबसे पहले इसे अपन कैसे कर रहे हैं जरा सुनिएगा ध्यान से। आप सबका ध्यान चाहिए, फिर से आप सबका ध्यान चाहिए बेटा। सॉल्व करना बंद कर दें, स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, सॉल्व करना बंद कर दें। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। इस बार मिनिमम नहीं बोला, मतलब इस बार एटॉमिसिटी 1 नहीं है, और यहां नीचे लिखा है कि इसमें 4 सल्फर है। कितने सल्फर है? 4। अच्छा 4 सल्फर है, मतलब अगर उस कंपाउंड का, उस अननोन कंपाउंड का 1 मोल लेंगे तो उसमें 4 सल्फर, यानी कि 32 इंटू 4 ग्राम कम से कम सल्फर तो होगा। वो जो अननोन कंपाउंड है अगर उसका 1 मोल लेंगे तो उसमें कम से कम 4 सल्फर है, मतलब 4 इंटू 32 ग्राम तो होगा, यानी कि 4 इंटू 32 ग्राम केवल 3.5% है, यानी कि अपन कह सकते हैं 3.5% 32 इंटू 4 ग्राम है, यानी कि 1% 32 इंटू 4 अपॉन 3.5 है, यानी कि 100% 100 इंटू 32 इंटू 4 अपॉन 3.5 है। अगर आपको करना है फॉर्मूले से तो वही परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लगाएं। परसेंटेज कंपोजिशन सल्फर का 3.5 is equal to atomicity 4 into atomic weight 32 upon molecular weight into 100। सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 4 इंटू 32 इंटू 100 अपॉन 3.5। यानी दोनों एक्सप्रेशन सेम ही तो बना है, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम ही तो बना है। बोलो हाँ या ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आता है, सॉरी आंसर यहां पे गलत लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आंसर आता है 3657.1। 3657.1 3657.1 3650 अप्रोक्सीमेट आंसर है। जो बच्चे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं उनका आ जाता है 3657.1। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, कैलकुलेटर यूज नहीं करें घर पे। ओके, थके तो नहीं सवाल करते करते? और सवाल करें क्या? ऑल राइट, बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छा जोश है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, आपके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल। थैंक यू बेटा, श्रेया बेटा, अगर आपने सच में सॉल्व किया है तो आपके लिए क्लैप। बिना कैलकुलेटर कितना एग्जैक्ट आंसर दिया तो रियली। मैं सवाल एक बार पढ़ के बता देता हूं। द molecular weight of compound is 500 AMU. The molecular weight of a compound is 500 AMU if the compound contains 50.4% by mass. If the compound contains 50.4% by mass, then determine the number of carbon atoms in each molecule of compound. लाइन से सबके सही आंसर कैसे आ रहे हैं? मुझे लगता है आपने आंसर देख लिया, जैसे मैंने वो स्लाइड नेक्स्ट की थी आपने आंसर देख लिया है। The molecular weight of a compound is 500 AMU if the compound contains 50.4% by mass. If the compound contains 50.4% by mass, then determine the number of carbon atoms in each molecule of compound. कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है और उसमें कहा है 50.4% कार्बन है, 50.4% कार्बन है, तो अपने से कार्बन का एटम पूछा है, अपने से एटॉमिसिटी पूछा है। क्या पूछा है? एटॉमिसिटी। सवाल कुछ ऐसा है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया है एएमयू में, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो ग्राम में, की जरूरत लगे तो,
और कार्बन का वेट परसेंटेज दिया है 50.4%, तो 50.4% दिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है और आपसे नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है। बिल्कुल सही, लाइन से सब सही आंसर दे रहे हैं, या तो सॉल्व कर रहे हैं या तो मैंने वो नेक्स्ट स्लाइड क्लिक की थी, सबने देख लिया है। लाइन से सही आंसर आ रहा है लिटरली। कुछ बच्चे, एक दो बच्चे आंसर दे रहे हैं 4163। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप सबने बहुत अच्छा किया। आपके सामने सॉल्यूशन है, इसे मैंने फॉर्मूले से किया है। यहां पे वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो कार्बन का वेट परसेंटेज दे रखा है 50.4 इज इक्वल टू एटॉमिसिटी नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, x मान लिया, इंटू एटॉमिक वेट 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 500 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। सो करेक्ट आंसर इज 21। करेक्ट आंसर इज 21। करेक्ट आंसर इज 21। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल में मजा आ रहा है। बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल है अभी तो। वेरी गुड। चलिए, आपके सामने बोर्ड पर, सॉरी व्हाइट स्क्रीन पर है, अभी सवालों का सिलसिला खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी हम और न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा और टॉपिक हो जाए ना, तो न्यूमेरिकल्स को मिक्स करने में मजा आएगा। अभी अपन ऐसे कर रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ा उसके 4 सवाल, एक टॉपिक पढ़ा उसके 4 सवाल। जब 4-5 टॉपिक हो, जैसे परसेंट हो गया, अब परसेंट और मोल को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टॉपिक हो जाए, फिर न्यूमेरिकल्स को मिक्स करने में मजा आएगा। ऑल राइट, तो अभी तक हमने बात करी परसेंटेज कंपोजिशन की, ठीक है। मोल पे बात करी, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है ना, वेपर डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। अभी जो हम बात कर रहे थे यहां पे परसेंटेज कंपोजिशन की, तो सबसे पहले आपको मैंने परसेंटेज का मतलब बताया। अब होता क्या है, हमारी इस मोल कंसेप्ट में ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और जो एप्लीकेशन है वो है किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने में। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, अगले 5 से 7 मिनट ध्यान चाहिए। अगर आप इसको सीख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का सवाल जिन बच्चों को बहुत टफ लगता था, आपको आसान लगेगा। अगले 5 से 7 मिनट लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। ये जो परसेंटेज कंपोजिशन हमने पढ़ा, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन आता है केमिकल फॉर्मूला लिखने में, ठीक है। जैसे इमेजिन करिए ये मान लीजिए रिमोट है एसी का, ठीक है। अब ये जो एसी का रिमोट है, इसमें कुछ अननोन एलिमेंट होंगे, है ना, मुझे इसका फॉर्मूला पता करना है। तो एलिमेंट्स का एनालिसिस करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एनालिसिस करने का तरीका है, नाइट्रोजन का है, ऐसे सभी एलिमेंट का अपना एक तरीका होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इन सभी का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं और किसी भी सैंपल में जैसे सैंपल है तो सैंपल लिया अपन ने, एनालिसिस किया, पता चला सर इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है ना, इसमें सल्फर है या व्हाटएवर। ये एलिमेंटल एनालिसिस से किसी भी अननोन सैंपल का हम लोग उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उससे में जो अंदर हैं उनका परसेंटेज पता करते हैं, ठीक है। तो जब परसेंटेज पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने पता किया ये जो एसी रिमोट था इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो मैंने कहा इसमें जो कार्बन है वो 40% है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो 40% है, इसमें जो सल्फर है वो 20% है। ये डिटेक्शन मेथड है और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फाइन, तो अपन ने कुछ मेथड होते होंगे, अपन ने इनका परसेंटेज पता कर लिया। सवाल ये नहीं परसेंटेज कैसे पता किया, सवाल ये है कि अब हमें परसेंटेज पता चल गया तो अब क्या, ठीक। किस प्रकार से परसेंटेज कंपोजिशन का कंसेप्ट यहां अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी अननोन सैंपल का परसेंटेज कंपोजिशन पता कर लेते हैं तो आप उस सैंपल का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मैं जो कह रहा था उस पे आता हूं। उसके पहले मैं आपको 2 वर्ड समझा दूं, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में पाया जाता है।
मतलब अगर नेचर में कभी वाटर मिलेगा तो वो H2O के रूप में मिलेगा। इसका मतलब पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। नेचर में अगर कभी हमें बेंजीन मिलेगा तो वो मिलेगा C6H6 के रूप में। नेचर में अगर हमें कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा तो वो मिलेगा H2O2 के रूप में। जिस रूप में कोई मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाता है ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का एक्चुअल फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में है, लेकिन वहीं पे एक कंसेप्ट आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताता है कि वो जो फला है, जैसे ये ऐसी है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, तो जब मुझे इस एलिमेंट, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना, मतलब मैं बताऊंगा कि अभी ये जिस फॉर्म में नेचर में है इसका एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, एक्चुअल कंपोजिशन क्या है। लेकिन जब मैं इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो लिखूंगा वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मेरा कहने का मतलब है हमने जो ये बेंजीन लिखा है, अगर कभी नेचर में बेंजीन मिलेगा तो C6H6 के रूप में मिलेगा, मींस C6H6 इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो लिखूंगा तो मैं इसे सिंपलेस्ट रेशियो लिखूंगा तो लिखूंगा CH। मतलब ये बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी का एक्चुअल एग्जिस्टिंग फॉर्म है और एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी अननोन सैंपल का, किसी भी अननोन कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है सर, हमने परसेंटेज कंपोजिशन पता किया, कुछ टेक्निक होती होंगी, चलिए मान लीजिए अपने लेबोरेटरी में पता किया, हमें पता चल गया कि फला कंपाउंड का ये एलिमेंट है, उसका परसेंट निकाल लिया। क्यों? जिसका परसेंट निकालना है वो अपॉन टोटल इनटू 100 करके निकाल लिया। मान लीजिए हमने पता किया कार्बन है 20 ग्राम और ये था टोटल इतना, तो अपन ने करके इसका परसेंट निकाल लिया। सवाल है कि इस परसेंटेज कंपोजिशन से अब हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखें, हम उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें कैसे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब सवाल है सर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखे कैसे। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने कहा सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जैसे अपन बात करें H2O2 की, ठीक है, तो H2O2 नेचर में एग्जिस्टिंग फॉर्म है, तो बताओ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा HO। क्यों? मैंने इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया। ठीक उसी प्रकार से ये H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट है H2O, ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे सिंपलेस्ट रेशियो लूंगा तो यार रेशियो यहां 2:1 का है। अब 1 से छोटा रेशियो क्या होगा? मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। रूल नंबर 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला है। रूल नंबर 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है। रूल नंबर 3, एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एम्पेरिकल होगा। दिस मे और मे नॉट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सर ठीक है, ये तो डेफिनेशन है, याद हो गया ऐसा है, पर सर ये बताइए कि अगर हमें परसेंटेज पता है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखे कैसे? हम कैसे यार, मतलब सोचो आप कल को लेबोरेटरी में हो और आपने ये पता कर लिया कि ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर है, अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, मैं इसका पता करूं इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं अपन। ठीक है, बात ये है कि मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा है यहां पे XY, ठीक है, X2 Y2/3, ठीक है, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है? अब आप सबको जवाब देते रहना है, ठीक है, मुझे आप सबका अटेंशन चाहिए। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है? यस और नो? नो। बहुत अच्छे, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है बेटा, ये फ्रैक्शन है यार, 2/3 फ्रैक्शन है। दिस इज नॉट सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब 1:1 हो, 1:1 नहीं है तो 2:2 हो, मतलब 1:2 हो, 1:3 हो। ठीक है, दिस इज नॉट सिंपलेस्ट रेशियो। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा?
इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? x2y2/3, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? एक बच्चे ने कहा सर 2 से डिवाइड कर दे तो x1 y1/3। यार अगर मैं लिख दूं x1 y1/3, अभी तो ये फ्रैक्शन है, अभी भी कहां है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा x3y1। क्या ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है? x3y1, क्या ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो है? ऑल राइट, चलो समझ गया। दूसरा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया। दूसरा कंसेप्ट आप सबका ध्यान चाहिए फिर से। मान लीजिए CO2 है। क्या है? CO2। अब ये CO2 है, तो CO2 का अगर 1 मोल है, जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा, CO2 का अगर 1 मोल है, CO2 का अगर 1 मोल है, इसका मतलब है इन 1 मोल ऑफ CO2 there is 1 mole of carbon and 1 mole and 2 mole of oxygen। हाँ या ना? CO2 के 1 मोल में कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 2 मोल है। बहुत अच्छे। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि सर जो फॉर्मूला होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, चाहे वो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो, एक बात तो पक्की है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका जो एटॉमिसिटी है वो मोल भी बताता है। उनका जो एटॉमिसिटी है वो मोल भी बताता है। बोलो हाँ या ना? CO2 में कार्बन की एटॉमिसिटी है 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 2, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है, 2 मोल ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि CO2 के 1 मोल में 1 ग्राम कार्बन है, 2 ग्राम ऑक्सीजन है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि CO2 के 1 मोल में 1 ग्राम कार्बन है, 2 ग्राम ऑक्सीजन है? नहीं। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि सर वो जो एटॉमिसिटी है उसे मोल से रिलेट करो, उसे कभी ग्राम से रिलेट मत करो। बस यही है अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें? हाउ टू राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिसन केयरफुली। सवाल में कभी वेट दिया होगा, सवाल में कभी वेट दिया होगा, कभी वॉल्यूम दिया होगा, कभी नंबर दिया होगा। सवाल में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, सवाल में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का कभी वेट दिया होगा, कभी वॉल्यूम दिया होगा, कभी नंबर दिया होगा, कभी परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा। सवाल में अननोन सैंपल में कभी वेट दिया होगा, कभी वेट दिया होगा, कभी वॉल्यूम दिया होगा, कभी नंबर दिया होगा, कभी परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा। जो भी दिया होगा, जैसे भी दिया होगा, सबसे पहले अपने को उसे मोल में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन मोल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी आपको वेट गिवन हो सकता है, कभी वॉल्यूम गिवन हो सकता है, कभी नंबर, कभी परसेंटेज कंपोजिशन। कुछ भी दिया हो, अपने को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा मोल में। मेरा कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन मोल। कहने का मतलब क्या है? इमेजिन करिए मैंने ऐसे कहा, एक अननोन सैंपल है, ठीक है? एक अननोन सैंपल है। सब लोग सुन रहे हो ना? सो तो नहीं गए? हेलो, सो तो नहीं गए? होमवर्क दे रहा हूं बेटा। अच्छा 4:45 हो गए क्या? ऑल राइट। एक अननोन सैंपल है, उसमें x का मैंने कहा 20 ग्राम है, ठीक है? मैंने कहा y का 40 ग्राम है। बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है? और x का एटॉमिक वेट है 20, x का एटॉमिक वेट है, यहां लिख देता हूं मैं, x का एटॉमिक वेट है 20 और y का एटॉमिक वेट है 40। ठीक है क्या? अपने को अननोन एलिमेंट का एटॉमिक वेट, अननोन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट पता है, सॉरी उस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है।
और हमें दोनों का वेट पता है कि जो x है वो 20 ग्राम है और जो y है 40 ग्राम है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चाहे हमें वेट दिया हो, चाहे हमें वॉल्यूम दिया हो, चाहे हमें कुछ भी दिया हो, सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। तो मैं इसे मोल में कन्वर्ट करूंगा। मोल में कन्वर्ट करने का तरीका 20/20 y 40/40, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, x1 y1। क्लियर। कभी कभी हमें मान लीजिए नंबर दिया हो, मैंने आपसे कहा जो x है उसके नंबर है 3 × 10⁻23 और जो y है उसके नंबर है लेट्स से 12 × 10⁻23। ठीक, अब यहां पे हमें वेट नहीं दिया है, हमें यहां पे नंबर दिया है। बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगेन हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मोल में। तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे मोल में, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻23/6 × 10⁻23 कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻23/6 × 10⁻23। उसी प्रकार से y 12 × 10⁻23/6 × 10⁻23। यार ये मैं कर क्या रहा हूं, मैं मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्यों, मैंने कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, चाहे वेट दे, चाहे नंबर दे, चाहे वॉल्यूम दे, चाहे परसेंटेज दे, अपने को कन्वर्ट किस में करना है, मोल में। तो मैं मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं। यही बच्चों x1 y4, अपने को सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, उसमें फ्रैक्शन नहीं रख सकते, उसमें फ्रैक्शन नहीं रख सकते। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा क्यों किया है, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में ये जो कांस्टेंट एलिमेंट का रेशियो होता है ये हमें मोल भी तो बताता है। इसीलिए सवाल में हमें कुछ भी दे, हम सबसे पहले मोल कन्वर्ट कर रहे हैं। वेट दे तब भी मोल कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर दे तब भी मोल कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमें कुछ भी दे, हमें किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। ठीक है सर, ठीक है, ये तो समझ में आता है। अगर कभी मान लीजिए, मैं आ रहा हूं बेटा, इसे सुन लो, इसे खत्म कर ले, ठीक है, होमवर्क भी दूंगा। मान लीजिए ये हो गया अपने पास, भाई वेट दिया हो तो, नंबर दिया हो तो। कभी कभी क्या होता है, अब हमें सवाल में दिया होता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या दिया होता है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, तो समझिए ऐसा कि जब मुझे किसी का परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, अननोन कंपाउंड है H2Y3, ठीक है, मुझे X का परसेंटेज दिया है 40 और मुझे Y का परसेंटेज दिया है 60। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इस अननोन सैंपल का 100 ग्राम लेता हूं, अगर मैं इस अननोन सैंपल का 100 ग्राम लेता हूं, तो क्या उस सैंपल में X का वेट होगा 40 ग्राम और Y का वेट होगा 60 ग्राम। बोलो यस और नो, यस और नो। यानी कि अगर सवाल में कभी हमें परसेंटेज कंपोजिशन देता है, अगर कभी सवाल में हमें परसेंटेज कंपोजिशन देता है, इफ परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन, if percentage composition is given, then also we have to convert in mole, then also we have to convert in mole, then also we have to convert in mole, considering, ये मानते हुए, considering weight percentage is equal to weight for 100 ग्राम सैंपल, ये मानते हुए कि वो जो सैंपल है वो 100 ग्राम है और उसमें जो वेट परसेंटेज है वही उसका वेट है। हम फिर से करेंगे मोल में कन्वर्ट और फिर हमारा आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि जैसा अभी अपन ने कुछ देर पहले किया था, ये वाला सवाल, x 20 ग्राम है, y 40 ग्राम है। इमेजिन करो यहां पे आपको मैं परसेंटेज देता, तो परसेंटेज को आप क्या मान लेते, वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, फिर उसे तब तक करते रहते, तब तक करते रहते जब तक कि वो सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं आ जाता। क्लियर है क्या, ये है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला का बेसिक फील। ठीक है, एक बार सब लोग फिर से सुनिएगा क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, कुछ टाइम है। मैंने कहा एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, मैं सारी बातों की एक बात कह रहा हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो अपने को दिमाग में एक चीज रखना है कि चाहे वेट दे, चाहे मोल दे, चाहे नंबर दे, चाहे वॉल्यूम दे, चाहे परसेंटेज दे, अपने को उसे कन्वर्ट करना है मोल में। जब मोल में कन्वर्ट हो जाएगा वहां से हम लिख सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, मैंने क्या आपको सिखाया उसी के लिए आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप सभी अटेम्प्ट करेंगे, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे इसे। आप जैसे मैंने आज सिखाया वैसे अटेम्प्ट करेंगे, तब तक मैं आपके लिए आज की क्लास का हैंडआउट प्रिपेयर कर लेता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड विद फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन बता देता हूं, कार्बन का है 40%, हाइड्रोजन का है 6.7%, ऑक्सीजन का है 53.3%। कार्बन का है 40%, हाइड्रोजन का है 6.7% और ऑक्सीजन का है 53.3%। फॉर्मूला निकालिए, तब तक मैं हैंडआउट प्रिपेयर कर रहा हूं।
2 मिनट लगेंगे। कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, मोल में। तो अपने को क्या दे रखा है, वेट, अपन इसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मोल में, ठीक है। तो मोल में कन्वर्ट करते हैं तो 40/12, 6.67 अपॉन 1, 53.3 अपॉन 16, राइट। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। टाइम हो चुका है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एंड द आंसर इज CH2O। इसका जो आंसर है वो है CH2O, ठीक है। उसका आंसर है CH2O। सबसे पहले किसने दिया अभी नहीं देख सकते, आज इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क भी लिख लीजिए, मैंने होमवर्क नहीं दिया। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, बिगनर बॉक्स 1 आपने कर लिया है, नहीं किया तो कर लेंगे। बिगनर बॉक्स 1, 2 एंड 3। इलस्ट्रेशन भी आपको आज सॉल्व करना है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक एक सवाल को उसी अलग से कॉपी में सॉल्व करेंगे। जिस दिन आप एक एक सवाल पे टिक लगाएंगे ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होगा। एक एक सवाल करना है, मैं आपके साथ हूं। जो नहीं बनता मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे, फोन पे पूछे, पर एक एक सवाल करना है। इलस्ट्रेशन आपको करना है अप टू 21, और एक्सरसाइज 1 में से भी आपके पास होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 का आपको करना है अप टू 27, अप टू 27। बिगनर बॉक्स 1, 2, 3, इलस्ट्रेशन अप टू 21, और एक्सरसाइज 1 से अप टू 27, ठीक है। ठीक है, जो भी पुराना होमवर्क है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी टाइम हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ते रहिए।